ट्रम्प ज़ेलेंस्की मुलाकात से पहले यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। कीव पर 40 मिसाइलों और 500 ड्रोन से भीषण अटैक कर दिया गया। रिहायशी इलाके में रूस का ड्रोन और मिसाइल अटैक, ये देखिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक के बाद एक भीषण एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, और ये सब कुछ ऐसे वक्त हो रहा है जब आज ही मुलाकात होनी है डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की। लेकिन उससे पहले यूक्रेन के तमाम शहरों को पुतिन ने दहला दिया है। कीव पर ही 40 मिसाइलें और 500 ड्रोन से भीषण अटैक किया गया। रिहायशी इलाकों को भी नहीं छोड़ा गया। और कीव के रिहायशी इलाके में स्वॉर्म ड्रोन अटैक की खबर है। हाई राइज इमारत पर स्ट्राइक ड्रोन से अटैक किया गया है। ये देखिए हालत क्या हुई है। कीव की 10 से ज्यादा इमारतों में भीषण आग लग गई है हमले के बाद। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसा कोहराम बरपा है कीव में रिहायशी इमारतों में रहने वाले लोगों पर। ये जरा आप देखिए। और यूक्रेन के कीव में रूस ने बहुत विध्वंसक हमला किया है। शाहेद ड्रोन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। ड्रोन हमले में कई गाड़ियां तबाह हो गईं। ये देखिए, इस तरह के हमले इससे पहले नहीं देखे गए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से बेहद विध्वंसकारी हमलों को अंजाम दिया गया है इस बार राजधानी कीव। ये तीन बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। कीव पर रूस का ये बहुत बड़ा हमला है। रिहायशी इलाकों में भी ड्रोन अटैक किए गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को निशाना बनाया गया, और अकेले राजधानी कीव में 40 मिसाइलों और ढेरों ड्रोन्स के जरिए घातक हमलों को पुतिन की सेना ने अंजाम दिया है। और रूसी सेना की कीव पर ड्रोन वर्षा। ड्रोन ने यूक्रेन के पावर प्लांट को बनाया निशाना। पावर लाइन से टकराया शाहेद ड्रोन। ये देखिए तस्वीरें। और देखिए एक और बड़ी खबर है, कीव के थर्मल पावर प्लांट पर भी अटैक हो गया है। रूस का मिसाइल और ड्रोन से यहां पर हमला हुआ। प्लांट नंबर 5 में हमले के बाद आग लग गई है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं किस तरह से ये प्लांट धू धू कर जलता नजर आ रहा है। जोरदार हमला ये था। इसके बाद प्लांट में भीषण आग लग गई। तो देखिए ऐसे वक्त में जब भीषण हमले हो रहे हैं रूस की तरफ से, यूक्रेन की राजधानी कीव को नहीं छोड़ा गया है। रिहायशी इलाकों में भी हमले हुए हैं। और ऐसे वक्त में आज रात 11:30 बजे के करीब भारतीय समय के मुताबिक ट्रंप और ज़ेलेंस्की मिलेंगे। इस महा मुलाकात पर हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल मौजूद है बात करने के लिए। हमारे साथ टीम ट्रंप से मेजर जनरल अश्विनी सिवाच मौजूद हैं। इसके अलावा विदेश मामलों के जानकार निनाद सेठ भी टीम ट्रंप का हिस्सा है। अब आपको टीम पुतिन से मिलवाते हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं और पथिकृत पायन हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। और अब टीम ज़ेलेंस्की से मिल लीजिए। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी आज इस टीम का हिस्सा हैं और प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी इस टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज की इस डिबेट में। तो कुल मिलाकर यह स्थिति बहुत भयावह और भयानक स्थिति इस वक्त राजधानी कीव में नजर आ रही है। यूक्रेन को यह बहुत बड़ा झटका देने की कोशिश की गई है, या फिर आप कह लें कि वार्ता से पहले एक बहुत जबरदस्त दबाव ज़ेलेंस्की पर बनाने की यह रूस की कोशिश है। अब आपको बताते हैं ट्रंप ज़ेलेंस्की की मीटिंग एक तरफ होने वाली है और कीव का विध्वंसक सीन क्या कहानी कह रहा है। ड्रोन अटैक 559 से ज्यादा हुए हैं। इसके अलावा 40 से ज्यादा घातक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। 100 से ज्यादा गाइडेड बॉम्ब से यूक्रेन की राजधानी को दहला दिया गया। अब आप देखिए, ड्रोन्स का हमने जिक्र किया,
किन हथियारों से प्रहार किए गए। शाहेद ड्रोन से हमला हुआ है, स्कैंडर मिसाइल से हमला हुआ है, किंजल बैलिस्टिक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा कैलिबर क्रूज मिसाइलें भी यूक्रेन की राजधानी को तबाह करती नजर आई हैं। और रूस के इन हमलों पर बोले यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, हमले बताते हैं कि पुतिन शांति चाहते ही नहीं। कीव पर 500 ड्रोन हमले किए गए। रूस ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। तो ये प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का पहला बयान। तो पुतिन का हमला, ज़ेलेंस्की की चेतावनी। जी हां, पुतिन शांति चाहते ही नहीं, ये कह रहे हैं ज़ेलेंस्की। पुतिन यूक्रेन में अशांति फैला रहे हैं, रिहायशी इलाकों में पुतिन बम बरसा रहे हैं, आम लोगों की जान ले रहे हैं पुतिन, ये बताने की कोशिश की है ज़ेलेंस्की ने। और यूक्रेन में दरअसल हो भी यही रहा है। फिलहाल के हमले तो यही कह रहे हैं। अब आगे क्या होगा? ज़ेलेंस्की का आक्रोश थम नहीं रहा है। यूक्रेन पर हमलों के खिलाफ ज़ेलेंस्की आक्रामक नजर आ रहे हैं। रूस के हमलों का जवाब देंगे ज़ेलेंस्की। कीव पर हमलों पर पलटवार यूक्रेन करेगा। ये कुल मिलाकर स्थिति ये बता रही है कि कहीं ना कहीं शांति दूर की कौड़ी नजर आ रही है, क्योंकि वार्ता से ऐन पहले जिस तरह से पुतिन की सेना ने कोहराम बरपा दिया है यूक्रेन की राजधानी कीव में, वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं दबाव लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में क्या जो ज़ेलेंस्की कह रहे हैं वही अमेरिका का भी पक्ष होगा क्या? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए हम सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत इस दौर में टीम ट्रंप से करेंगे। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाच साहब, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप का रुख क्या होगा, क्योंकि ऐन वार्ता से पहले जिस तरह से न सिर्फ कीव बल्कि यूक्रेन के कई शहरों को दहला दिया गया है, इससे तो पूरी वार्ता का रुख पलट सकता है। देखो समीर, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार एक बार ज़ेलेंस्की को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास सिचुएशन अच्छी नहीं है ग्राउंड पे। और एक प्रकार से जैसे पुतिन ने अभी दिखाया है अपनी मिलिट्री पावर को, इससे दिखलाता है कि जो रूस है वो यूक्रेन के से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और अगर अमेरिका यूक्रेन का साथ नहीं देगा तो यूक्रेन एक प्रकार यूरोप के बलबूते नहीं लड़ सकता। और मुझे लगता है यही डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका ग्राउंड पे सिचुएशन अच्छी नहीं है, अगर ये लड़ाई चलेगी तो आप और लूज करेंगे ग्राउंड। आज अभी मौका है कोई ना कोई बातचीत करके कोई ना कोई हल निकाला जाए। मगर दुख की बात है जो यूरोप है वो नहीं चाहता ये लड़ाई बंद हो, और इसीलिए वो उकसा रहा है ज़ेलेंस्की को। और ज़ेलेंस्की इस बात को ये कह रहे हैं कि मैं पलटवार करूंगा अगर ये लड़ाई हो जाती है, फैल जाती है। क्या यूक्रेन यूरोप के बलबूते से लड़ पाएगा अगर अमेरिका साथ नहीं देगा? ये तो सवाल है। यूरोप ज़ेलेंस्की को उकसा रहा है, लेकिन टीम पुतिन से ब्रिगेडियर शरदेंदु हमें यह तो बताइए कि आखिर पुतिन को कौन उकसा रहा है कि इस तरह के हमलों को बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जाए, वो भी वार्ता के ऐन पहले, यहां तक कि रिहायशी इलाकों को भी ना छोड़ा जाए? देखिए, वार्ता के पहले जो हमले हो रहे हैं वो इस वार्ता से इसका रिलेशन मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि एक तरीके का प्रेशर कंटिन्यूअसली रशिया जनरेट कर रहा है यूक्रेन के ऊपर। वार्ता तो एक इसमें एक इवेंट है, कई सारी वार्ताएं हुई, देखिए उसका रिजल्ट निकला नहीं। देखिए जो टर्म्स एंड कंडीशन रशिया ने रखी वो उस पर आज भी कायम है। कोई ऐसा स्टेटमेंट पुतिन का पिछले 4 साल में देख लीजिए जो लूज स्टेटमेंट हो, वो एक रोड मैप के तहत काम कर रहे हैं। उनके पास 2 ऑप्शन थे, वो इंटेंस बैटल के लिए भी जा सकते थे और स्पेशल ऑपरेशन के तहत वो धीरे धीरे अपने ऑपरेशन को भी प्रोग्रेस कर सकते थे। उन्होंने सेकंड ऑप्शन चुना, क्योंकि वो जानते हैं कि जब सीज फायर होगा तो वो रशिया के टर्म्स एंड कंडीशन पे होगा। डॉनबास का इलाके पे वो अपना वर्चस्व चाहते हैं, क्रीमिया की रिकॉग्निशन चाहते हैं, जो ज़ेपोरिजिया और खैरसों है वहां पे जो उन्होंने। ठीक है सर, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं पथिकृत जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये जो हमले हुए हैं, जिस बड़े पैमाने पर कीव को निशाना बनाया गया है, रिहायशी इलाकों पर अटैक किए गए, इसका कोई कनेक्शन नहीं है आज होने वाली वार्ता से? समीर जी, मुझे लगता है कि पुतिन को भी पता है कि जब तक फाइनल सीजफायर ना हो, जब तक फाइनल एग्रीमेंट ना हो, तब तक जंग है।
इसी को मान के चलना चाहिए। हाँ। क्योंकि ये जो 100 बिलियन से ज्यादा जो पैसा यूरोप ने दिया है यूक्रेन को, ये जंग जारी रखने के लिए ही दिया है। दूसरी चीज है, इस पूरे जंग में सबसे ज्यादा नुकसान होगा यूरोप का अगर ये जंग बंद हो जाए, क्योंकि इन लोगों ने जो पैसा लगाया था इस जंग में, जिस तरह उधारी दी थी यूक्रेन को, ये सोच के दिया था कि कल यूक्रेन रशिया को हरा देगा और रशिया को फिर मिल बांट के सब अपना रिसोर्स ले लेंगे। ये हुआ नहीं। इसी वजह से पुतिन को भी पता है, चाहे जितना भी ट्रंप चाहे, ये जो वेस्टर्न यूरोप ब्रसेल्स के जो पूरा कार्टेल है वो किसी ना किसी तरह से जंग जारी रखेगा। ज़ेलेंस्की जो है इनका प्यादा है, इसी वजह से ये अटैक जो है जारी है, क्योंकि उसको पता है कल यूक्रेन फिर से पलटवार करेगा। मैं तो ये देख रहा हूं कि ज़ेलेंस्की की टीम बचाव में आती है या नहीं आती है। ज़ेलेंस्की सिर्फ मोहरा है, ज़ेलेंस्की सिर्फ प्यादा है, ये कहा जा रहा है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, ज़ेलेंस्की के हौसले वो कौन सी बातें हैं जो बुलंद करती हुई नजर आ रही हैं? क्योंकि अपनी शर्तों से समझौता बहुत हद तक, खास करके कुछ जो अहम बिंदु हैं, 20% हिस्से पर कब्जा लेने की बात हो या कुछ और बातें, उनसे समझौता तो ज़ेलेंस्की भी नहीं कर रहे हैं। अगर ज़ेलेंस्की पूरी तरह मान जाते तो शायद समझौता हो भी जाता। देखिए, ज़ेलेंस्की पे दोहरा दबाव है जो मैं बात कह रहा हूँ। पहला निश्चित रूप से जो ट्रंप टेबल पे बिठा के उन पे दबाव डाल रहा है, लेकिन जो दूसरा दबाव बड़ा है वो डोमेस्टिक प्रेशर है। जो जिस तरीके की तबाही पुतिन ने मचा रखी है पूरा, और कीव को भी फतेह करने पर लगे हुए हैं, तो एक बहुत बड़ा दबाव है जनता का। और जो कैजुअलिटीज़ हो रही है, जो एक जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं, वो एक चिंता का विषय है। लेकिन जो ऑक्सीजन जो दे रहा है वो बेसिकली ये बात सही कह रहे थे कि एक मोहरा बना रखा है यूरोप ने और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं कि हमारी लड़ाई आप पुतिन जब तक जिंदा हैं लड़ते रहिए, हम आपको कुछ कुछ देते रहेंगे, 100 बिलियन दे देंगे, कितना दे देंगे, कितना सपोर्ट करेंगे। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ कि समय ये आ गया है कि अगर ये नहीं एग्री करते हैं ज़ेलेंस्की, तो बिल्कुल ब्लैकआउट कर देगा पुतिन। क्योंकि पुतिन जिस तरीके से पूरा, अभी ये टाइम है, ये दिसंबर जनवरी का टाइम है पूरा, अगर उनका सप्लाई, एनर्जी का सप्लाई ख़त्म हो गया तो तबाही मच जाएगी पूरे यूक्रेन में। और यूक्रेन मुझे लगता है कि पुतिन के लिए और आसान हो जाएगा। तो ट्रंप भी यही बात कह रहे हैं कि जो आपकी कंडीशंस हैं, जो भी कंडीशन है सिक्योरिटी की, मुझे लगता है ट्रंप वहाँ पे एग्री करेंगे। लेकिन जो डोनबास रीजन है वो उस पर दो फॉर्मूले हो सकते हैं। पहली बात तो पूरा का पूरा रशियन कंट्रोल हो सकता है, या उसको फिर फ्री इकोनॉमिक जोन बना देंगे कि आप व्यापार कीजिए, आप सब कीजिए, लेकिन पॉलिटिकल जो कंट्रोल होगा, जो सिक्योरिटी कंट्रोल होगा, वो रशिया के साथ होगा। यानी कोई ना कोई ऐसा रास्ता ज़ेलेंस्की को दिखाएंगे कि ज़ेलेंस्की वहाँ पर एग्री करे कि वो अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को बचा पाए। हाँ। और वो यूरोपियन जो उनका एक, यूरोप भी यही चाह रहा है कि ज़ेलेंस्की बरकरार रहे, चाहे एग्रीमेंट में रहे, सीजफायर से रहे, कैसे भी रहे, ताकि ये जो थ्रेट है, जो रशिया का एक्सपेंशन बढ़ता जा रहा है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में, पूरा पोलैंड, फिनलैंड। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, जैसा कि इस डिबेट में, इस चर्चा में टीम ज़ेलेंस्की ही ज़ेलेंस्की के इरादों, उनके हौसलों के साथ नजर नहीं आ रही है। क्या असल जिंदगी में भी ऐसा ही हो रहा है? क्या ज़ेलेंस्की जो कह रहे हैं उसको मानने के लिए उनके बहुत सारे अपने लोग भी तैयार नहीं है? क्या ऐसा हो रहा है? क्या इस पर भी बात करेंगे। ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात से पहले एक्शन में है पुतिन। फ्रंट लाइन की कमांड पोस्ट पर पहुंचे हैं पुतिन। कीव पर हमले के बाद कमांड पोस्ट पहुंचे हैं, आर्मी यूनिफॉर्म में कमांड पोस्ट पर पुतिन की ये तस्वीरें आप देखिए। किस तरह से कमांड पोस्ट पर पहुंचकर पुतिन ने सेना की वर्दी में सेना के अधिकारियों की हौसला अफजाई की है। आर्मी यूनिफॉर्म में वो नजर आए हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। और ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात से पहले आक्रामक नजर आ रहे हैं पुतिन। समझौता नहीं तो सैन्य तरीके से आगे बढ़ेंगे, ये कहा गया है। रूस की सेना के जरिए हम अपने टारगेट्स को हासिल करेंगे। जंग को खत्म नहीं करना चाहता यूक्रेन, ये कहा है पुतिन ने। सुनिए और देखिए, ट्रंप से ऐसे में मिलेंगे ज़ेलेंस्की। पुतिन का रुख क्या है ये हमने आपको दिखा दिया, सुना दिया। पुतिन चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहा है उन्होंने, जरा उनके बयान को थोड़ा डिकोड किया जाए। समझौता नहीं तो सैन्य तरीका अपनाएंगे, ये सीधे सीधे एक बड़ी चेतावनी है ज़ेलेंस्की के लिए। सैन्य ताकत के जरिए हम अपना लक्ष्य हासिल करेंगे। जंग खत्म करने का दिखावा कर रहा है यूक्रेन। इसके मायने क्या है? पुतिन के तेवर अब भी बहुत ज्यादा आक्रामक हैं। यूक्रेन को विलेन दिखाने की कोशिश की जा रही है। सैन्य दबाव से बात मनवाना मकसद है। कीव समेत पूरे यूक्रेन पर हमले और ज्यादा तेज होंगे। कहीं ना कहीं
इसके वो संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं टीम ज़ेलेंस्की से। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी, जरा इस सवाल का जवाब दीजिए। एक तरफ ज़ेलेंस्की कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शांति नहीं चाहते पुतिन, युद्ध ही चाहते हैं। पुतिन कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की शांति नहीं चाहते, लेकिन पुतिन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ऐसे में जब ट्रंप और ज़ेलेंस्की आज मीटिंग के लिए बैठेंगे तो किन मुद्दों पर होगी चर्चा? कोई सोल्यूशन निकलेगा क्या? देखिए, ज़ेलेंस्की जब पावर में आए थे, जिस मुद्दे पर आए थे कि क्रीमिया लूज कर चुका था, तो आए थे कि हम यूक्रेन की सॉवरेनिटी, यूक्रेन को मजबूत करेंगे और रशिया के आगे नहीं झुकेंगे। इसमें भरपूर सहयोग दिया बाइडेन गवर्नमेंट ने, यूरोप के देशों ने, और इस तरीके से अपनी स्थिति मजबूत की। और जब रशिया ने पहली बार अटैक किया तो उसको रिपेल करने में सक्सेसफुल रहे, क्योंकि वहाँ इंटेलिजेंस की, यूएस इंटेलिजेंस की, यूरोपियन इंटेलिजेंस की, सबकी सहयोग था और रशिया कुछ आगे नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये कंटिन्यू नहीं कर पाए। सबसे पहले अमेरिका हटा, अब बीच में भी यूरोप नेशन में या नाटो देशों में एक गैप आ गया है। कुछ देश इसका सहयोग करना नहीं चाहते, कुछ करना चाहते हैं। तो यूक्रेन की, ज़ेलेंस्की की जो ताकत थी और उनकी जो कैपेबिलिटी थी कि अपने जवानों में, अपने ऑफिसर जो लड़ रहे थे, इनका मनोबल ऊंचा करे और देशभक्ति की भावना पर आगे बढ़ाए, जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से सहयोग, यूरोप के देशों का सहयोग कम होता गया, अमेरिका का सहयोग कम होता गया, इस उद्देश्य में काफ़ी पीछे हट गए ज़ेलेंस्की, और ज़ेलेंस्की की सेना का जो मनोबल बरकरार नहीं रह पाया, इसलिए नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। अभी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, ऐसी आ गई है कि यूक्रेन को ज़ेलेंस्की की सेना को अपने आप अकेले लड़ने की क्षमता से तो लड़ सकते नहीं, लेकिन लड़ना पड़ रहा। पैसे अवश्य मिल रहे हैं, लेकिन इक्विपमेंट नहीं मिल रहे हैं। जब तक उनका एयर डिफेंस इक्विपमेंट, एयर डिफेंस नेटवर्क मजबूत नहीं होगा, यूक्रेन में ज़ेलेंस्की कीव को और अपने बड़े राष्ट्रों को, बड़े सिटीज को बचा नहीं पाएंगे और नुकसान होता जाएगा। इस तरीके से अगर बचा नहीं पाएंगे तो यहाँ जो लोकल पॉपुलेशन है उनमें एक, इनके प्रति एक दुर्घटना की, भाई ज़ेलेंस्की हमें बचाने के लिए आए थे और बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन निनाद सर हमारे साथ मौजूद हैं टीम ट्रंप से। निनाद साहब, ये बताइए, डोनाल्ड ट्रंप हैं किस तरफ? ये सवाल क्या ज़ेलेंस्की के जहन में आता होगा क्या आजकल उनके रुख को देखकर? ज्यादातर तो ट्रंप ये मनवाने की कोशिश करते नजर आते हैं ज़ेलेंस्की से कि पुतिन की शर्तें मान लो। ज़ेलेंस्की को ये पता होना चाहिए कि ट्रंप अमेरिका की साइड है, वो ना रशिया की साइड है ना यूक्रेन की साइड है, और इसी के अंदर ज़ेलेंस्की की दिक्कत है। ट्रंप चाहते हैं कि वो अमेरिका के ऊपर कंसंट्रेट करे और इस वॉर से निकले। देखिए, रशिया के लिए दो फायदे हैं। पहली बात कि नेटो अब आगे नहीं बढ़ेगा, ये तो एक गिवन है, पर दूसरी बात, नेटो खुद भी रहेगा कि नहीं ये भी पक्का नहीं है, क्योंकि अगर आपने बयान देखे हो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस के कल, तो वो नेटो से भी अलग होना चाहते हैं अमेरिकी। तो मेरे को लगता है कि इस वक्त इस मीटिंग में सबसे बड़ा एजेंडा है अमेरिका फर्स्ट, नॉट रशिया फर्स्ट, नॉट यूक्रेन फर्स्ट। और अगर ये ज़ेलेंस्की नहीं समझते हैं तो उन्हें अकेले लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और ये ना भूलें कि फ्रांस की, जर्मनी की और इंग्लैंड की इकोनॉमीज इस वक्त स्टैग्नेशन में है। उनके पास उस तरह का पैसा ही नहीं है कि वो अमेरिका को रिप्लेस कर पाएं। सर, मतलब यूरोप की तरफ से सिर्फ बयानबाजी हो रही है। आप कह रहे हैं यूरोप की तरफ से सिर्फ बयानबाजी हो रही है, यूरोप भी साथ नहीं देगा ज़ेलेंस्की का? पैसा नहीं है उनके पास इतना कि वो अमेरिका की तरह के लेवल का सपोर्ट कर पाए। दायरा कम हो रहा है ज़ेलेंस्की के लिए। उसके पास दो ही चॉइस हैं, लड़े और मरे या फिर कॉम्प्रोमाइज करे और हटे। लेकिन उसमें भी एक दिक्कत है, अगर वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो नॉट ओनली वो अपना पावर लूज कर सकते हैं, शायद अपनी जान भी गंवा सकते हैं, क्योंकि वो यूक्रेन में फिर पॉपुलर नहीं रहेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सिवाज साहब। मैं इस पर आपका एक रिएक्शन लेना चाहूंगा कि मतलब ट्रंप से तो एक तरह से धोखा मिल ही रहा है, अमेरिका से धोखा मिल ही रहा है। जिस अमेरिका के दम पर ज़ेलेंस्की ने इस जंग की शुरुआत की, उसने ऐसा लगता है कि अपने हाथ पीछे खींच ही लिए हैं। लेकिन जिस यूरोप के दम पर आज पुतिन पर आग बबूला हो रहे हैं ज़ेलेंस्की, क्या यूरोप से भी वैसा ही धोखा मिल सकता है क्या? देखो, सच्चाई यह है कि यूरोप की काबिलियत नहीं है, क्षमता नहीं है। अगर यूक्रेन अभी तक लड़ाई में टिका हुआ है तो वो अमेरिका की सपोर्ट से दबा है, क्योंकि उसके पास जो अमेरिका के हथियार है, F-16 आ रखे, ATCM, M777 अल्ट्रालाइट हाउजर आ रखे हैं, बाकी हथियार जो आए हैं वो आधुनिक आए अमेरिका के। कल को अमेरिका अगर इस युद्ध से निकल जाता है तो यूरोप के बलबूते से यूक्रेन लड़ नहीं पाएगा। अब समझ आता है कि डोनाल्ड ट्रंप इससे क्यों निकलना चाहते हैं। दो बातें, एक तो सच्चाई है कि उनको पता है जो इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, उनकी जो बिक्री होनी थी हथियार, वो बिक चुके हैं। और अब हर देश जो है
और उसने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है और इसके कारण हथियार तो अब अमेरिका के खरीदे जाएंगे, लड़ाई बंद हो या लड़ाई चले। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं लड़ाई बंद हो, वो कंसंट्रेट करें अपने देश की इकोनॉमी के लिए। मगर दुख की बात है ये यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वो नहीं चाहते ये युद्ध रुके और वो उकसा रहे हैं जेलेंस्की को, और यही इसके कारण ही ये लड़ाई चलती जा रही है। सही बात है, मतलब काबिलियत नहीं है, कुव्वत नहीं है, मादा नहीं है, लेकिन जेलेंस्की को भड़काने में कोई कसर छोड़ी भी नहीं जा रही है। ये है यूरोप का हाल। और ट्रंप जेलेंस्की मुलाकात पर बड़ी खबर है, जेलेंस्की के प्लान पर कई जगह पेच नजर आ रहे हैं। पुतिन को कई शर्तें मंजूर नहीं होंगी, सुरक्षा गारंटी, ईयू सदस्यता पर पेच है, डोनबास पर भी बात बनना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। तो देखिए, ऐसे में एक आशंका यह कि शांति प्लान का फेल होना तय माना जा रहा है। जेलेंस्की की शर्तों की अगर हम बात करें वो क्या है, आइए आपको बताते हैं। जेलेंस्की चाहते क्या है? नाटो के आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा गारंटी, अगर नाटो जैसी ही सुरक्षा गारंटी देना ये एक्सेप्ट करता रूस, तो फिर तो इस जंग की शुरुआत ही नहीं होती। लेकिन वो ये चाह रहे हैं। अब पुतिन क्या करेंगे? किसी मजबूत सुरक्षा गारंटी को मंजूरी नहीं मिलेगी, यह बिल्कुल तय है। जेलेंस्की की शर्त यह है कि यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन की सदस्यता दी जाए। इसमें भी रूस को ऐतराज है। ईयू की सदस्यता दी जाने के खिलाफ हमेशा से रूस ने इसकी मुखालफत की है, इसके खिलाफ रहा है। अब पुतिन क्या करेंगे? ईयू की सदस्यता दे जाने के वो हमेशा खिलाफ रहे हैं। जेलेंस्की की शर्त यह है कि शांति काल में यूक्रेनी सैनिकों की संख्या 8 लाख हो। अब पुतिन का जो पक्ष है वो ये है कि इतने बड़े सैन्य संख्या बल के वो खिलाफ हैं। इतने बड़े सैन्य संख्या बल की तैनाती के पक्ष में बिल्कुल नहीं है रूस। ज़ैपोरिज़िया प्लांट 50-50% यूक्रेन और अमेरिका का हो, ये रखी गई है जेलेंस्की की तरफ से शर्त। अब पुतिन का रुख क्या है? रूस का कंट्रोल या जॉइंट फॉर्मूला जिसमें रूस हो, इसके लिए एक तरह की एक्सेप्टेंस पुतिन की तरफ से साफ तौर पर नजर आती है। और हमारे साथ पायन जी भी मौजूद हैं। पायन जी, किस तरह से आप देखते हैं व्लादिमीर पुतिन के इस रुख को? शांति प्लान फेल होना तो तय माना जा रहा है, सारे आसार, सारी खबरें, परिस्थितियां इस ओर इशारा ज्यादा करती नजर आ रही हैं, लेकिन फिर भी क्या कुछ ऐसा है जिससे आपको पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं? नहीं, पॉजिटिव संकेत अगर कुछ है तो यह है कि ये जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस है, जिससे बहुत नुकसान दुनिया को हुआ है पिछले 80 साल से, यूरोप, वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका का, वो टूट रहा है। पहली चीज तो यह है। दूसरी चीज यह है कि ये एक सबक है कि आप दूसरे के हथियार उधार में लेके किसी की मोहरा बन के अगर आप जंग करेंगे तो आपका वही नतीजा होगा जो आज जेलेंस्की का है। ये बहुत सारे देशों के लिए एक मिसाल है, पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है उसमें। तीसरी चीज है कि रशिया अपना एक लेजिटिमेट स्पेस चाहता है दुनिया में। यूएस और यूरोप को चाहिए कि वो रशिया को वो सम्मान दे जो एक सोवियत यूनियन का था। ये अगर नहीं होता है, चौथी चीज है नेटो को सोचना समझना चाहिए। ये जो विस्तारवाद का मानसिकता है कि नेटो डिसाइड करेगा दुनिया भर में कहां कुछ क्या करना है, क्या दुनिया के लिए सही है, यह बंद करे। अगर कल रशिया कनाडा में अपना मिलिट्री बेस बनाए तो अमेरिका अलाउ करेगा? नहीं करेगा। इसी तरह से अगर नेटो यूक्रेन में अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, इसी वजह से यूक्रेन वाला जंग शुरू हुआ, इसी वजह से क्राइमिया को रशिया ने लिया ताकि अपना ब्लैक सी में उसका एक्सेस बंद ना हो। तो ये एक संतुलन की जरूरत है। ये जो एक दादागिरी वेस्ट का चलता था, उसको एक बहुत बड़ा एक थप्पड़ मिला है, लतारा मिला है पिछले 4 साल में कि आप ऐसे किसी देश को खत्म नहीं कर पाओगे। रशिया का अपना एक महत्व है। जितना सैंक्शंस यूरोप ने लगाया रशिया के ऊपर, उसके वजह से रशिया को नुकसान तो हुआ, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान यूरोप को हुआ है। उनके इकोनॉमिक कोलैप्स इसलिए कर रहा है क्योंकि उनके पास जितने रिसोर्सेज आते थे वो रशिया से आता था। रशिया ने उसको देना बंद कर दिया। वो रिसोर्स आज इंडिया के पास आ रहा है और वो चिल्ला रहा है कि इंडिया क्यों ले रहा है। तो ये एक रिक्वायरमेंट है, हर एक को हर एक की जरूरत है, ये समझना जरूरी है। ठीक है, बहुत हद तक शर्तें जो हैं उन्हें मानने के लिए तो जेलेंस्की तैयार नजर आ रहे हैं, लेकिन ब्रिगेडियर शरदेंदु, पुतिन को मनाएगा कौन? बीच का रास्ता निकालने में क्या डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो पाएंगे? टीम पुतिन का इस पर क्या रुख है, क्या सोचती है? कोई नतीजा निकलेगा इस वार्ता का या नहीं, या फिर 2026 में और बड़ा युद्ध होते हुए हम देखेंगे?
देखिए, मेरा मानना है जहां तक जो आज की डेट में ग्राउंड सिचुएशन है वो उससे तो ये क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप आज की डेट में पुतिन की लैंग्वेज बोल रहे हैं। हाँ। पुतिन का केस वो एडवोकेट कर रहे हैं। जब वो रियल एस्टेट की बात आती है, जो जमीनी बढ़त हासिल की है उसकी एडवोकेसी की बात करते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार वो बोलते हैं कि आप ये जमीन वापस नहीं ले पाएंगे, आपको एक वाई मीडिया चुनना पड़ेगा। लिहाजा जो इश्यूज हैं वो पुतिन के डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। मेन इशू कहाँ पे गाड़ी अटकी हुई, वो है सिक्योरिटी का मामला। यूक्रेन की सिक्योरिटी आगे आने वाले दिनों में कैसी होगी? मेरा मानना है कि यूक्रेन को अपनी सिक्योरिटी या तो खुद देखनी होगी या रशिया के वो नेबरिंग कंट्री हैं, आपको इसको ध्यान में रखना होगा। जब वार्सा पैक्ट कंट्री खत्म हुए तो आप टोटली नाटो के खेमे में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली रशिया की सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है। और नाटो का भी आज की डेट में जो वर्चस्व है उसमें भी वेज है। पुतिन का सबसे बड़ा आज की डेट में जो सक्सेस मैं मानता हूं वो नाटो में दरार पैदा करना। अमेरिका अलग हो गया और नाटो कंट्री अलग अलग दिशा में सोच रहे हैं। इसी वजह से पुतिन को बढ़त हासिल है। इसको जेलेंस्की को समझना पड़ेगा। और जेलेंस्की जो अपनी रट लगाए हुए हैं कि रियल एस्टेट एक एक इंच जमीन वापस लेंगे, उसको रीथिंक करना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने क्रीमिया पर इतने हमले हो रहे हैं, टीम जेलेंस्की चुप बैठी हुई है। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी, कुछ तो बोलिए। जेलेंस्की करें तो करें क्या? एक तरफ पूरे देश पर लगातार हमले हो रहे हैं, उनके अपने लोग मारे जा रहे हैं, उनके अपने हिस्से पर रूस कब्जा किए जा रहा है। अब उनके पास ऑप्शन क्या है? देखिए, जेलेंस्की के पास ऑप्शंस तो बहुत कम रह गए हैं। जिस तरीके से जेलेंस्की को ऊपर उठाया गया था, एक कॉमेडियन को जिस तरीके से ऊपर उठाया गया था, हमें पावर दे दी थी जेलेंस्की को कि पहले इसका कोई महत्व नहीं था, ना इनका कोई अनुभव था। कहा कि हम तुम्हारे पीछे रहेंगे, तुम आगे चलो। अब इस तरीके से दूसरे के बल पर इनको चने की झाड़ पर चढ़ा दिया था अमेरिका ने और यूरोप ने। अभी क्या हुआ, इस वॉर के बाद यूरोप ने सोचा था कि हम अमेरिका रशिया को बर्बाद कर देंगे, लेकिन जैसा अब सरदुद्दी जी बता रहे थे कि अभी तो यूरोप ही बर्बाद हो गया है। जिस तरीके से 4 साल में यूरोप की कमजोरियां आ गई हैं, ये रशिया को ने प्रूफ कर दिया। रशिया ने कई ड्रोन्स भेजे थे पोलैंड में और रोमानिया में, उस ड्रोन को वहां की एयरफोर्स रोक नहीं पाई, तो उससे पैदा कर दिया कि यूरोप खुद ही कमजोर हो गया। अब ये जेलेंस्की की क्या हेल्प करेंगे? जेलेंस्की भी यही सोच रहे हैं कि हम यूरोप की हेल्प रहे, अमेरिका की हेल्प। और ये जब तक ये ट्रंप चाहेंगे कि ऐसा युद्ध बाहर हो रहा है, क्योंकि जब तक ये युद्ध नहीं रुकेगा, अमेरिका को वेनेजुएला में और कोलंबिया में सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण जेलेंस्की को समझना पड़ेगा कि भाई ये युद्ध हमें रोकना है, बिकॉज अमेरिका के इंटरेस्ट में है। इसमें रशिया अमेरिका को ब्लैकमेल कर रहा है या अमेरिका रशिया को ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन एक म्यूचुअल बेनिफिट के लिए ये रुकना पड़ेगा। और रुकेंगे जेलेंस्की की रुकेंगे, क्योंकि जेलेंस्की की मजबूरी हो गई है कि जिसके बल पर हम कूद रहे थे, जो हमें अमेरिका हेल्प कर रहा था, जिसकी हेल्प से, जिसके इंटेलिजेंस इनपुट की वजह से शुरुआत में यूक्रेन ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए और आर्मी काफी आगे बढ़ी। जब से इंटेलिजेंस इनपुट खत्म हुआ, यूक्रेन पीछे हटने लगा। अब यूरोप की सही बात है। और अब वही उम्मीद वो यूरोप से लगाए बैठे हैं। और यूरोप का हाल क्या है, थोड़ी देर पहले हमने उसका जिक्र किया ही। और देखिए, यूक्रेनी फाइटर जेट का रूसी सेना पर अटैक हुआ है। अटैक में कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही। यूक्रेन ने हवाई हमले का वीडियो जारी किया है और दावा किया है कि हमारे इस हमले में रूस के कई सैनिक मारे गए। ये देखिए, और वहीं साल्तो में यूक्रेन के सप्लाई रूट पर अटैक हुआ है। रूस का ग्लाइड बॉम्ब से पिन पॉइंट अटैक था। यूक्रेनी सेना की सप्लाई लाइन का खात्मा कर दिया गया इस हमले। और वहीं क्रीमिया से अहम खबर है। क्रीमिया में रूस का बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। रूस के नेवल कमांड पोस्ट पर हमला किया गया है। रूस का आर्म रिपेयरिंग सेंटर क्रीमिया के अंदर तबाह कर दिया यूक्रेन ने। हथियार डिपो को भी भारी नुकसान पहुंचा है। यानी वो क्रीमिया इलाका जिसे 2014 में अधिग्रहित किया था, रूस ने आज उस पर भी बड़े हमले कर रहा है यूक्रेन। तो देखिए, यूक्रेन के विवादित क्षेत्र का जिक्र हुआ और इसमें पहले नंबर पर क्रीमिया ही आता है, जो कि इस वक्त पूरी तरह से रूस के कब्जे में है। यह विवादित क्षेत्र, आइए आपको नक्शे के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि किसकी क्या पोजीशन है। ये पूरा व्हाइट कलर में आपको यूक्रेन नजर आ रहा है, पीले रंग में आपको रूस नजर आ रहा है। अब आप देखिए, लुहांस्क, डोनेस्क और ज़ेपोरिजिया के साथ साथ खेरसोन, इसकी मौजूदगी कहां है? ये पूरा इलाका क्रीमिया, जहां पर 2014 में बड़े हमले करके रूस ने क्रीमिया को अधिग्रहित कर लिया, यूक्रेन से छीन लिया। और वहीं खेरसोन, ज़ेपोरिजिया, डोनेस्क और लुहांस्क, पूर्वी यूक्रेन के ये वो तमाम इलाके हैं जिन पर
पूरी तरह से संपूर्ण कब्जा, फुल कंट्रोल चाहता है रूस, और इस शर्त से समझौते के लिए बिल्कुल तैयार वो नहीं है। बहुत हद तक ज़ेलेंस्की भी कहीं ना कहीं ये मान चुके हैं कि ये इलाके उन्हें छोड़ने पड़ेंगे। ट्रंप भी उन्हें मनवाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि समझौता तो करना पड़ेगा अगर शांति चाहते हो तो। ये कुल मिलाकर स्थिति है। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर पुतिन के लिए डोनबास जरूरी क्यों है और क्यों उनकी साख का सवाल बना हुआ है ये इलाका। दरअसल ये सबसे बड़े शहरों में से एक है, प्रमुख लॉजिस्टिकल हब है, खास रणनीतिक अहमियत है इसकी, जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इसकी वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने आपको नक्शे में दिखाया। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र यहीं पर है, स्टील और भारी उद्योग यहीं पर है, बड़ी संख्या में रूसी आबादी भी रहती है, रशियन स्पीकिंग लोग रहते हैं यहां पर। यूक्रेन का रशियन भाषी इलाका इसीलिए इसे कहा जाता है। नाटो के खिलाफ एक तरह का बफर जोन वो बनाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, डोनबास रूस के लिए अब साख का सवाल बन चुका है और इसलिए अब इससे कोई समझौता होगा ऐसे कोई आसार तो नजर आते नहीं हैं। सिवाज साहब, मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ जरा हमें बिग वॉल पर ज्वाइन कर लें, तो एक बार आपके जरिए भी हम इस मैप को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये वो तमाम इलाके हैं सर जिनका बार बार जिक्र होता है, या तो इन पर हमले हो रहे होते हैं या इसको लेकर बड़े बड़े बयान यूक्रेन की तरफ से या रूस की तरफ से दिए जाते हैं। ये जो इलाका है, ये जो पूरी चेन है, क्रीमिया से लेकर खेरसोन, ज़ेपोरिजिया, डोनेस्क और लुहांस्क, इस पर किसी भी तरह के समझौते के लिए तैयार क्यों नहीं है पुतिन, ये जरा समझा दो। देखो, पुतिन इसलिए नहीं है, ये बिल्कुल सही बोला, जो डोनबास का इलाका है इसके अंदर पहले ही मिलिटेंसी चली हुई थी, क्योंकि यहाँ रशियन स्पीकिंग पीपल है। हाँ। वो पहले रूस से अभी भी हैं, अभी भी है काफी संख्या में। इसमें कोई 80% के करीब ये रशियन स्पीकिंग है। और क्योंकि ये इलाका रिच है, कोल में भी, मिनरल्स में भी, और इसके अंदर स्टील की फैक्ट्री है, और क्योंकि इसमें रशियन स्पीकिंग है, तो रूस हरदम ये समझता है कि ये इलाका हरदम रूस का था। और जब एक बात और, यूक्रेन की तरफ से क्या यहाँ के रशियन स्पीकिंग जो लोग हैं उनको सच में निशाना बनाया गया है, बड़े पैमाने पर उन्हें क्रश करने की कोशिश की गई है, ये खबरें सामने आती हैं, ऐसा था क्या? हाँ, बिल्कुल था। यही तो, इसीलिए तो वहां पर आपको पता है कि 2022 से पहले वहां पर अशांति थी, क्योंकि ये सोचा गया था कि ये जो रशियन स्पीकिंग हैं लोग, उनके ऊपर जो कहीं ना कहीं यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है वो उनके ऊपर प्रेशर डाल रही थी। और ये सच्चाई है कि अब ऐसा लगता है कि डोनबास का इलाका 85% वो जीत लिया रूस ने। रूस कहता है कि जो बाकी इलाका भी यूक्रेन इसको छोड़े, डोनबास का इलाका दे दिया जाए। जापोरिजिया का जहां न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें डायरेक्ट समझौता हो। कहीं ना कहीं वो खारासोन और जापोरिजिया में किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज करने को फिर भी तैयार है रूस, मगर कहीं ना कहीं यूक्रेन, क्योंकि इसको वेस्टर्न जो यूरोप है वो इसको प्रेशर डाल रहा है, वो मानने को तैयार नहीं। ग्राउंड रियलिटी ये है, अगर ये लड़ाई लंबी चलती जाएगी तो यूक्रेन और इलाका घुमाएगा, ना कि वो इलाका जीतेगा। ये सच्चाई है। इसलिए मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप जो बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर यूक्रेन नहीं मानना अभी, तो अमेरिका इस लड़ाई से बाहर निकल सकता है और यूक्रेन अकेला बलबूते यूरोप के ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। यूरोप के बलबूते ज़ेलेंस्की अपनी लड़ाई को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, ऐसा साफ नजर आ रहा है। और अगर वो ऐसा करते हैं, अगर लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं, तो उनके और ज्यादा जो इलाके हैं वो रूस के कब्जे में चले जाएंगे। ये आपने बहुत बड़ी बात कही सर, थैंक यू। और देखिए, फ्लोरिडा में मीटिंग से पहले एक्शन में नाटो नजर आ रहा है। कीव पर हमले के बीच उड़े नाटो के लड़ाकू विमान, एक्टिव मोड में पोलैंड के एयर डिफेंस सिस्टम। ये देखिए, समझौता नहीं होने पर और बड़े हमले की आशंका है, यानी चौतरफा घेराव हो गया है ज़ेलेंस्की का। अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पोलैंड के एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी एक्टिव कर दिया गया है, यानी यूरोप भी कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पुतिन के इरादों के खिलाफ उनकी भी पूरी तैयारी है। ट्रंप ज़ेलेंस्की मिलेंगे, नाटो फाइटर जेट्स उड़े हैं, यानी नाटो बताने की कोशिश कर रहा है कि वो क्या कर सकता है। नाटो के लड़ाकू विमानों की उड़ान सामने आई। यूक्रेन पर बड़े हमले के बाद एक्शन में नाटो नजर आ रहा है। पोलैंड के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए। अलर्ट मोड में पोलैंड के रडार सिस्टम को रखा गया है। शांति समझौता फेल होने पर हमले का डर है। पुतिन के टारगेट पर रहा है नाटो देश पोलैंड, और यही वजह है कि पोलैंड में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और लगातार वहां पर नाटो के जेट्स एक्शन में नजर आ रहे हैं।
और ट्रंप से मुलाकात से पहले ज़ेलेंस्की का बयान आ गया है। डोनबास पर जनमत संग्रह से फैसला होगा, यह कहा ज़ेलेंस्की ने। जनमत संग्रह से पहले सीज फायर हो, 60 दिन का सीज फायर करना होगा। और जनमत संग्रह की बात कर रहे हैं अब ज़ेलेंस्की की इस इलाके में जनमत संग्रह कराने के लिए वो तैयार है। तो देखिए, डोनबास का हमने जिक्र किया, यहां पर जमीन के मुद्दे पर विवाद है। अभी थोड़ी देर पहले सिवाज साहब ने बहुत तफसील से बताया कि यहां की पूरी डेमोग्राफी कैसी है और किस तरह से रशियन स्पीकिंग जो लोग हैं वो यहां पर भारी संख्या में मौजूद हैं, तकरीबन 90%। पुतिन की शर्त क्या है? यूक्रेन डोनबास का इलाका रूस को पूरी तरह से सौंप दे, यानी यहां पर फुल कंट्रोल हो जाए रशिया का। बाकी जीती जमीन छोड़ने पर विचार संभव है। अगर ऐसा ज़ेलेंस्की करते हैं तो फिर पुतिन सोचेंगे उनकी बाकी शर्तों पर सोचने के लिए। जनमत संग्रह से डोनबास का फैसला किया जाए, यह ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया। रूस को 60 दिन का सीज फायर करना होगा, 2 महीने के सीज फायर की वो बात कर रहे हैं। पुतिन 60 दिन तक सीज फायर के लिए तैयार नहीं हैं, ऐसा नहीं होने वाला है, ये वो साफ कर चुके हैं। और अब ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात में ईयू लीडर्स नहीं होंगे। मीटिंग के बाद ईयू नेताओं से बात करेंगे ज़ेलेंस्की, ईयू नेताओं से ऑनलाइन बात करेंगे ज़ेलेंस्की। ट्रंप से मुलाकात के पहले ईयू लीडर से बात की। और हमारे साथ इस वक्त निनाद साहब भी मौजूद हैं। निनाद साहब, अब ईयू लीडर्स ना तो इस मुलाकात में होंगे, ना उनसे बात होगी। पहले ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बात हो जाएगी, उसके बाद फिर ज़ेलेंस्की से ईयू नेताओं की बात होगी। तो क्या कोई सलूशन निकलेगा? क्योंकि इस वक्त ट्रंप से ज्यादा तो यूरोप इस जंग को बरकरार रखने के मूड में ज़ेलेंस्की के साथ नजर आता है। 3 मुद्दे हैं यहाँ पे। पहला मुद्दा यह है कि ज़ेलेंस्की के लिए यूरोप प्लान बी है। प्लान ए अमेरिका है और प्लान बी यूरोप है। प्लान ए उनका चलने नहीं वाला। मुझको लगता है कि इस बार जो रुख होगा वो ज़्यादा कड़ा होगा डोनाल्ड ट्रंप का। और कड़ा होने से मेरा कहने का मतलब ये है कि हम एक बात भूल लेना कि ट्रंप एक अनप्रिडिक्टेबल लीडर हैं। वो अचानक भी हट सकते हैं पूरे जंग से, और अगर वो होता है तो यूक्रेन की पूरी फ्रंट कोलैप्स कर सकती है। यहाँ पे स्टेक्स बहुत हाई हैं। क्या इसमें देखना यह है कि क्या यूरोप के पास क्षमता है कि अमेरिका को रिप्लेस कर सके? अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो सबसे ज़्यादा यूरोप में स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, इंग्लैंड, जो बार बार कहता है कि ब्रिटेन अपनी फौज भेजेगा। ब्रिटेन के पास 80,000 सैनिक हैं। आप 80,000 सैनिक के साथ रशिया के साथ 2 हफ्ते लड़ सकते हैं। सही बात है सर, यही बात तो हो रही है कि यूरोप में मादा नहीं है, यूरोप में कुव्वत नहीं है, लेकिन यूरोप लगातार इस जंग को इग्नाइट करने की कोशिश कर रहा है, ज़ेलेंस्की को भड़का रहा है और इसकी वजह से हालात और ज्यादा खराब हो रहे हैं। ऐसे में आज की मीटिंग से निकलकर क्या सामने आता है, इस पर TV9 भारतवर्ष की नजर बनी रहेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।